नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सियासी खबरों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर सहरसा से आ रही है। सहरसा से ये बड़ी खबर जिसमें जूनियर इंजीनियर को मुक्त करा लिया गया है। 3 दिन बाद पुलिस ने ये सफलता हासिल की है। मुकेश को मुक्त कराया गया है सकुशल। 3 दिन पहले मुकेश कुमार भारती का अपहरण किया गया था। एक अपहरणकर्ता की गिरफ्तारी भी हुई है। 15 लाख की फिरौती की मांग की गई थी अपहरणकर्ताओं की तरफ से। अपहरण में शामिल अन्य लोगों की तलाश अब भी जारी है। और सहयोगी कुमार अनुभव हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार अनुभव, आपसे जानना चाहूंगी, कौन लोग शामिल, क्या इसके पीछे की वजह, और फिलहाल जो गिरफ्तार हुआ है वो शख्स का क्या संबंध इंजीनियर के साथ? जी विभाग में बता दूं, ये अपहरण जो है मंगलवार की देर शाम जब इंजीनियर जो है अपने प्रखंड कार्यालय से अपने घर जा रहे थे, इसी दौरान जो है हुई थी। और उसके बाद से जो है लगातार 3 दिन से जो है पुलिस जो है काफी सक्रिय थी और लगातार जो जगह जगह छापामारी कर रही थी। लेकिन अब तक जहां तक बात है, जो कोई 3 दिन में जो है एसपी राकेश कुमार खुद से मैचिंग कर रहे थे। और लेकिन परेशानी इसमें ये आ रही थी, जो अपहरणकर्ता जो है लगातार अपना लोकेशन बदलते रहे। इस दौरान जो है 3 दिन लग गया और आज जो है उसकी बरामदगी की सकुशल बरामदगी की सूचना आई है। एसपी राकेश कुमार ने खुद इसकी पुष्टि की है। जहां तक बात है, जो अपहरणकर्ता है उसका खुलासा नहीं हो पाया है और किन वजहों से अपहरण किया गया था और फिरौती की मांग की गई थी, ये भी अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। विभाग चलिए अनुभव, इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। समस्तीपुर एसिड अटैक कांड में आज सजा को लेकर के सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। 2 दोषियों की सजा पर आज फैसला आना है। कल दोषी कोर्ट नहीं पहुंच पाए थे, जिस वजह से फैसला नहीं आ पाया, क्योंकि दोषी जो है वो कोर्ट नहीं पहुंच पाए और इस वजह से कोर्ट ने सुनवाई को टाल दिया। 18 नवंबर 2018 की तारीख जब चंद्रपुरा में एसिड अटैक किया गया था और इस अटैक में 8 लोग झुलस गए थे। कोर्ट की तरफ से क्या फैसला दिया जाता है इन दोनों ही दोषियों को लेकर, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। पीड़ित पक्ष ने सालों इंतजार किया है इन दोषियों को सजा मिलने का। 8 लोग इस दौरान झुलस गए थे और सहयोगी मुकेश ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, किस वक्त से सुनवाई की शुरुआत होगी? जी विभा, लगभग 2 साल 10 दिन बाद आज जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय मिलने की उम्मीद है और ये लगभग 12:30 बजे के बाद इस पर सुनवाई शुरू हो सकती है सजा पर। और पहले दो दोषी इस मामले में कुल 3 लोग थे आरोपी, जिनमें से एक को कोर्ट के द्वारा बरी कर दिया गया और 2 दोषी को आज सजा सुनानी है। अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट के द्वारा कितनी सजा सुनाई जाती है। कब से शुरू होगी मुकेश? जी विवाह सुनवाई ये 12:30 बजे के बाद सुनवाई हो सकती है, क्योंकि सजा को लेकर के जो भी होती है वो सेकेंड टाइम में सुनवाई होती है और जिसको लेकर ये लोगों का कयास है कि सेकेंड टाइम में ही ये सजा सुनाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। और अहमदाबाद के जायडस बायोटेक पार्क में पीएम मोदी की मौजूदगी है। आपको बताते चले, वैक्सीन की समीक्षा के लिए पीएम मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने, अहमदाबाद की तस्वीरें। जायडस बायोटेक पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और कोरोना वैक्सीन की समीक्षा और इस लिहाज से, और यह तस्वीर उस वक्त की जब वो अहमदाबाद पहुंचे, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और किस रूप में वैक्सीन किस स्तर तक बनकर तैयार, किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ लोगों तक ये कब तक पहुंच पाएगा, इसे लेकर के सभी के मन में जरूर सवाल उठ रहे हैं और उम्मीदें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के साथ और ज्यादा प्रबल होती हुई, मजबूत होती हुई। वैक्सीन की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं और इसीलिए ये उम्मीद ज्यादा और मजबूत हो जाती है कि आने वाले कुछ वक्त के बाद लोगों के सामने कोरोना वैक्सीन को लेकर के स्थितियां साफ होंगी, लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो पाएगी बहुत जल्द। और जायडस बायोटेक पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं। वैक्सीन की तैयारियों और इसे लेकर के स्तर, कौन से स्तर पर, और साथ ही साथ हैदराबाद के भारत बायोटेक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचना है।
पीएम आज 3 कोरोना वैक्सीन सेंटरों का दौरा कर रहे हैं, जिसमें पहली शुरुआत अहमदाबाद से हुई है, जहां पर जायडस बायोटेक पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है इस वक्त। तो अहमदाबाद के जायडस कैंडिला प्लांट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। वैक्सीन की तैयारियों और चुनौतियों पर प्रधानमंत्री की तरफ से चर्चा यहां पर की जा रही है। हैदराबाद के भारत बायोटेक और पुणे के SII में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचने वाले हैं। 3 कोरोना वैक्सीन सेंटरों का दौरा उनकी तरफ से आज किया जाएगा और इसीलिए बार बार हम कह रहे हैं कि ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ये तस्वीर बहुत आस जगाने वाली तस्वीर है। अहमदाबाद के जायडस कैंडिला प्लांट में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होना ये उम्मीद और ज्यादा मजबूत करती है कि आने वाले वक्त में बहुत जल्द लोगों के बीच में जीवन रक्षक ये दवा मौजूद होगी, जिसे लेकर सभी आस लगाए हुए। लेकिन जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और जीवन को बचाने के लिए अपने और अपनों को सुरक्षित रखने के लिए बहुत जरूरी है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें। देखिए तस्वीरें आपके सामने, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चे जो यहाँ पर उनके स्वागत में खड़े थे उनसे मिलते हुए, लेकिन चेहरे पर उनके भी मास्क और बच्चों के भी चेहरे पर मास्क है। ये संदेश कि देखिए, अगर हम ये कह रहे हैं कि ये बहुत जरूरी है कि आप मास्क का इस्तेमाल कीजिए, तो ये तस्वीर विश्वास दिलाती है कि कोई भी परेशानी जो है वो अस्थायी तौर पर नहीं होती है, क्षणिक है। बस धैर्य, संयम और उसके लिए सुरक्षात्मक जो उपाय करने हैं वो आप करिए, और उसके बाद बहुत जल्द वो जीवन रक्षक दवा भी आपके बीच होगी। और इसी की समीक्षा के लिए, तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंचे हुए हैं अहमदाबाद। हैदराबाद और पुणे में भी उन्हें आज जाना है, जहां हैदराबाद के भारत बायोटेक और पुणे के SII में आज वो मौजूद होंगे और तैयारियों की समीक्षा उनकी तरफ से की जाएगी। और चलिए अब रुख करते हैं बिहार का। जी हां, बिगड़े बोल क्या हार की बौखलाहट है, ये हम क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए पहले तेजस्वी यादव के उस बयान को सुनना बेहद महत्वपूर्ण होगा जो कल उन्होंने सदन में दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने न केवल अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया, बल्कि सीएम नीतीश कुमार पर कई व्यक्तिगत हमले किए। पहले आप खुद बयानों को देखिए और सुनिए। मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा लालू जी के बारे में, हमारे पिता के बारे में। आप कह रहे थे मुख्यमंत्री जी कि लड़की पर भरोसा नहीं था, तो लड़कों की चाहत के लिए लड़की पैदा करते रहे। शायद आपको मुख्यमंत्री जी ये जानकारी नहीं होगा, 2 लड़कों के बाद भी मेरी एक नेता प्रतिपक्ष, आप आसन की ओर देख के बोले, आसन की ओर। 1 मिनट, आसन की ओर, नेता प्रतिपक्ष आसन की ओर देख के बोले। हमारी एक छोटी बहन है, और शांति बनाए रखें। हम ये भी कहना चाहते हैं कि आपके तो एक बेटे हैं, मुख्यमंत्री जी के एक बेटे हैं, और है कि नहीं है ये तो वही बताएंगे। लेकिन एक बात हम इतना जरूर कह सकते हैं, हमने चुनाव में किसी पे निजी हमला नहीं किया। मुद्दे की बात की, मुख्यमंत्री जी बच्चे गिनते रहे, इनके तो एक बेटे हैं, लेकिन लोग तो ये भी कह सकते कि भाई बेटी के दर्द से दूसरा संतान तो क्यों नहीं पैदा किया, क्या बेटे का डर था? तो सदन में सीएम नीतीश पर तेजस्वी लगातार एक के बाद एक निजी हमले करते रहे। हत्या के पुराने मामले को लेकर के भी तेजस्वी यादव ने नीतीश पर हमला बोला। गंभीर मसला है, मुख्यमंत्री पे हत्या का मुकदमा चला, मुख्यमंत्री को जुर्माना देना पड़ा, क्या हमने गलत बोला है? ये तो फैक्ट है, आ चुका है। अब सवाल है कि क्या हार की बौखलाहट में तेजस्वी कुछ भी बोल रहे हैं? क्या चुनाव में हार को तेजस्वी यादव पचा नहीं पा रहे? ये वो सवाल हैं जो उनके बयानों से खुद ब खुद उठते हैं कि चुनाव में हार को क्या तेजस्वी पचा नहीं पा रहे हैं? क्या अमर्यादित बोल से बहुमत पाई जा सकती है? ऐसा बयान सदन में क्या नजीर पेश करेगा? माननीय है ये लोग, इनका अनुकरण अनुसरण किया जाता है, लेकिन अमर्यादित भाषा कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन सवाल यही कि क्या चुनाव में
हार को तेजस्वी यादव पचा नहीं पा रहे और इसीलिए इस तरह के अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी सदन के अंदर बैठकर। ऐसे में इस खबर को समझने की बात यह है कि आरजेडी को इस बार लग रहा था कि चुनाव में जीत उनके लिए सुनिश्चित है। तेजस्वी यादव महागठबंधन की ओर से सीएम बन ही जाएंगे। चुनाव में हार के बाद ऐसा संभव नहीं हो पाया। नतीजों के बाद पहले सरकार और फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए गए। अब नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत हमले भी तेजस्वी यादव की तरफ से सदन के अंदर किए जा रहे हैं। तो तेजस्वी के लगातार निजी हमलों के बाद सीएम नीतीश कुमार को भी गुस्सा आ गया। सदन में उन्होंने तेजस्वी को करारा जवाब दे दिया। यकीनन नीतीश कुमार को अपने इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा होगा और ये अपने आप में पहली बार उन्हें जानने वाले भी कहते हुए नजर आए। गंभीर मसला है, मुख्यमंत्री पे हत्या का मुकदमा चला, तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। किया जा सकता है। ऐसी बात है तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है। 69 साल के नीतीश कुमार का इतना गुस्सा शायद ही किसी ने देखा होगा, लेकिन तेजस्वी ने ऐसी बात ही कह दी थी कि नीतीश आग बबूला हो उठे। सदन के पटल से ही नीतीश कुमार ने लालू यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी दोनों को ही अपनी ताकत का एहसास करा दिया। भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। आज इसके पिता को किसने बनवाया था लोकदल में विधायक दल का नेता, ये पता है। नीतीश कुमार ने तेजस्वी को जवाब देते हुए सदन को बताया कि क्यों उन्होंने 3 साल पहले यानी साल 2017 में महागठबंधन का साथ छोड़ दिया था। इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? और जब इस पर आरोप आया हमने कहा एक्सप्लेन करो। जब एक्सप्लेन नहीं किया तब हमने छोड़ दिया। नीतीश कुमार ने तेजस्वी से सवाल भी पूछे कि 2017 में तेजस्वी ने सामने आकर खुद पर लगे आरोपों की सफाई क्यों नहीं दी थी। हम बर्दाश्त करते रहते, हम कुछ नहीं बोलते। क्यों नहीं एक्सप्लेन किया? क्यों नहीं 17 में एक्सप्लेन किया था? आज चार्जशीटेड है। नीतीश कुमार जब बोल रहे थे तब सदन का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। सत्ता पक्ष के तमाम विधायक अपनी सीट पर खड़े हो गए थे और तेजस्वी के उस बयान पर निंदा जता रहे थे जिस लहजे में तेजस्वी ने सवाल उठाए थे। नीतीश कुमार ने उसी लहजे में 31 साल के तेजस्वी को जवाब भी दे दिया। आप शांति से सुने, अभी वक्तव्य की मांग आपने कर रहे थे। अरे क्या बोल रहा है? हम तुमको जानते हैं। दरअसल नीतीश कुमार तेजस्वी के उस बयान पर भड़क गए जब उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ एक पुराने मामले को कोर्ट का हवाला देते हुए कोट किया। ये मसला है, मुख्यमंत्री पे हत्या का मुकदमा चला, मुख्यमंत्री को जुर्माना देना पड़ा। क्या हमने गलत बोला है? ये तो फैक्ट है। बिहार विधानमंडल के 5 दिनों का आखिरी दिन बेहद हंगामेदार रहा, लेकिन सदन के पटल से बातें निकली हैं तो वो दूर तलक जरूर जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी के बयान पर कड़ी आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा कि तेजस्वी के जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया, कोई सभ्य शख्स सदन के पटल पर प्रयोग नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बनाना नीतीश कुमार की भूल थी। जिस घटिया शब्द का प्रयोग तेजस्वी यादव जी ने किया वो कह भी नहीं सकते आपके चैनल पर, और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी भूल। तो सदन में तेजस्वी के बिगड़े बोल को रामकृपाल यादव ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और कहा कि राजनीति का स्तर अब गिरता जा रहा है। मैं पीड़ा में बोल रहा हूं
कि जो कुछ भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण था और भविष्य में चाहे पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, सबको अपने मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, संसदीय भाषा का उपयोग करना चाहिए और राजनीति में अपने स्तर को गिराना नहीं चाहिए। अब यह क्या पॉलिटिकल एक दूसरे का जो निजी हमला नहीं, निजी हमला तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है किसी पक्ष से भी। मैं इसको कंडेम करता हूं, 100% कंडेम करता हूं। ऐसी टिप्पणी से सार्वजनिक जीवन की जो शुचिता है वह प्रभावित होता है। तो आप व्यक्तिगत जीवन के लिए तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि ईर्ष्या द्वेष की बुनियाद पर राजनीति का एजेंडा तय करते हैं, लेकिन बिहार की जनता माननीय नीतीश कुमार जी के गवर्नेंस, उनके सार्वजनिक जीवन, उनके जी शुचिता की राजनीति रही है, इसके लिए किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। नीतीश कुमार ने जिस ढंग से मैंने असेंबली में कल व्यवहार किया वो ज्यादा सदमे की बात है, इसलिए कि नीतीश कुमार मैंने भाषा के मामले में, मैंने अनुशासन के साथ बोलने के मामले में, संयम के मामले में वो जाने जाते हैं और हमने आज तक मैंने लंबा साथ रहा है हम लोगों का, हमने कभी इस तरह से उनको बोलते हुए नहीं सुना है। अब जिस तरह से वो आरोप लगा रहे थे तेजस्वी पर, यह आरोप तो उन पर लगता है। मुख्यमंत्री पे हत्या का मुकदमा चला, बात है तो आप जांच करवाइए। मुख्यमंत्री जी के एक बेटे हैं और है कि नहीं है ये तो वही बताएंगे। इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? और बड़ी खबर इस वक्त गोपालगंज से आ रही है, जहां पर जेडीयू विधायक पप्पू पांडे के करीबियों पर फायरिंग की गई है। जी हां, ये बड़ी खबर गोपालगंज से, जेडीयू विधायक पप्पू पांडे के करीबियों पर फायरिंग की गई है। इस फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई है, 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को गोरखपुर फिलहाल रेफर किया गया है। मृतक का नाम विनोद पांडे बताया जा रहा है। वही गोपालपुर के राजापुर बाजार की यह घटना है, जहां पर गोलीबारी की गई। जेडीयू विधायक पप्पू पांडे के करीबियों पर फायरिंग हुई है और एक की मौत हुई है और मृतक का नाम विनोद पांडे बताया जा रहा है। और सहयोगी मुकेश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ गोपालगंज से। मुकेश, क्या वजह, और ये माना जाए कि अपराधियों की तरफ से अगर इसको अंजाम दिया गया तो इतना दुस्साहस अपराधियों का बढ़ा हुआ है? जाहिर तौर पर विभाग में बता दूं कि पूरा मामला गोपालपुर थाना के राजापुर बाजार की है और यहाँ पर अज्ञात अपराधियों ने जो पप्पू पांडे, जो जदयू के विधायक है अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे, इन्हीं के करीबी हैं। मैं बताऊं दर्शकों को, हम एडिट कर दे कि विनोद पांडे नहीं बल्कि उनका नाम देवेंद्र पांडे है, जिनकी गोली लगने से मौत हुई है। और इसके अलावा एक और शख्स है जो पप्पू पांडे करीबी है, उसका भी नाम पप्पू पांडे ही है, उनको गोली लगी है, जिन्हें रेफर किया गया गोरखपुर के लिए। और एक युवक है जिसके पैर में गोली लगी है। इस तरह से 3 लोगों को गोलियों से भून दिया गया है। वजह कुछ सामने आ पाई है मुकेश, किस वजह से इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया? देखिए विभाग में बता दूं कि इस मामले में मैंने जो स्थानीय लोग हैं मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। उनका कहना है कि ये चुनावी रंजिश हो सकता है, क्योंकि चुनाव को लेकर के भी काफी दबाव और गहमागहमी हुई थी वहां पर, तो उसको चुनावी रंजिश से जोड़ा जा रहा है। हालांकि अभी जो ये मामला है ये अभी जांच का विषय है। और मैं बताऊं कि जहां ये घटना हुई है, ये घटना स्थल यूपी का बॉर्डर है और जो अपराधी हैं वो घटना को अंजाम देने के बाद यूपी की सीमा की तरफ भागे हैं। तो जाहिर तौर पर जो अपराधी हैं यहाँ पर बेलगाम और बेखौफ है, जिसके वजह से उन्होंने ये दुस्साहस किया है। विवाह जो जिन लोगों को गोली लगी है उनकी स्थिति के बारे में कोई जानकारी? हाँ, जाहिर तौर पे जो देवेंद्र पांडे उनकी मौत हो गई है, लेकिन जो पप्पू पांडे हैं जिनकी गोली लगी है उनकी हालत बेहद नाजुक है और उन्हें गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। और साथ में एक युवक है जिसके पैर में गोली लगी है, उसकी हालत जो है खतरे से बाहर है। यानी कि अभी जो एक व्यक्ति है पप्पू पांडे, उनकी हालत गंभीर है। चलिए मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट लेंगे। तो देखिए किस तरीके से गोपालगंज से बड़ी खबर, जेडीयू विधायक पप्पू पांडे के करीबियों पर फायरिंग की गई है। एक शख्स की मौत हुई है जिसका नाम बताया जा रहा है देवेंद्र पांडे, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर है। गोपालपुर के राजापुर बाजार की यह घटना। अपराधियों की तरफ से इस घटना को अंजाम दिया गया है। गोली लगने के बाद देवेंद्र पांडे की जान चली गई है। वहीं 2 लोग, जिसमें पप्पू पांडे एक शख्स का नाम, जेडीयू विधायक पप्पू पांडे के ये करीबी बताए जा रहे हैं, और इसमें एक शख्स जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है, बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर जिन्हें रेफर किया गया है। पप्पू पांडे उनका भी नाम,
उन्हें फिलहाल गोरखपुर रेफर किया गया है। एक अन्य शख्स को पैरों में गोली लगी है जो स्थानीय अस्पताल में इलाजरत है। और दिन दहाड़े घटनाओं को अंजाम देने के बाद एक बार फिर से सवाल यही उठता कि आखिर अपराधियों का मनोबल कैसे इतना बढ़ा हुआ है। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। राजापुर बाजार की ये घटना, बीच बाजार में घटना को अपराधी अंजाम देकर यहां से फरार हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि बिहार और यूपी के बॉर्डर पर ये गोपालपुर गांव, जहां के राजापुर बाजार में घटना को अंजाम दिया गया।